मतदान कंप्लीट हो चुका है। खास बात ये, मनोज भारद्वाज बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट रहे, अधिकृत प्रत्याशी रहे। वहीं विष्णु लाटा बीजेपी से बागी होकर उन्होंने न केवल नामांकन भरा बल्कि उसे वापस भी नहीं लिया। उन्हें समझाने बुझाने की कोशिशें हुई पार्टी ने अपने स्तर पर, लेकिन वो नहीं हुआ। और ये सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हलचलें तेज हैं। और तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लग रहा है कि बीजेपी से बागी होकर विष्णु लाटा ने यह चुनाव लड़ा और वो जीत गए हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट जीतने में सफल नहीं रहे, जिसका मतलब यह है कि न केवल क्रॉस वोटिंग हुई है बल्कि अच्छी खासी संख्या में हुई है। दीपक व्यास हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बेहद बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बीजेपी के लिए बड़ा झटका ये माना जा सकता है। और अभी हमारे साथ में बीके शर्मा मौजूद हैं, जो लगातार अभी अंदर से आए हैं। बीके, क्या किस तरीके की अपडेट है? बड़ा झटका माना जाए इसे बीजेपी के लिए? जी हाँ, क्योंकि अभी आधिकारिक जो घोषणा होना बाकी है, लेकिन ये सूचना आ रही है कि यहाँ पर जो 90 पार्षदों ने मतदान किया था उसमें से 48 मत इसमें विष्णु लाटा को मिले हैं, जिसमें 18 कांग्रेस के हैं, 9 जो निर्दलीय हैं। इसके अलावा उन्होंने बड़ी सेंध लगाई है बीजेपी के जो पार्षदों के बीच में, और ये जीती है। आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। तो ये प्रदेश में राजधानी के अंदर जो शहर की सरकार है, इसमें बीजेपी के लिए बड़ा झटका इसको माना जा सकता है, क्योंकि 63 पार्षद थे यहाँ पर बीजेपी के, और उसके बावजूद उसके महापौर नहीं बन पाना एक बड़ा झटका है। यहाँ विधानसभा चुनावों के बाद ये बीजेपी की एक बड़ी हार माना जाएगी, क्योंकि प्रतिष्ठापूर्ण ये पद है, प्रतिष्ठापूर्ण ये सरकार, यहाँ पर ये चुनाव था। तो ये बीजेपी के लिए और लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस को ये और मजबूती दी। राजनीतिक तौर से इस जीत के कांग्रेस के लिए बड़े मायने। हालांकि ये बीजेपी के बागी थे विष्णु लाटा, लेकिन समर्थन इनको कांग्रेस ने दिया था। तो इसके बावजूद यहाँ पर जो ये चुनाव परिणाम है, ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका है, जाहिर बात है। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि अभी आधिकारिक जो पुष्टि है वो नहीं हुई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके अनुसार विष्णु लाटा चुनाव जीत गए, जो बीजेपी से बागी होकर मेयर के पद के लिए जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो चुनाव। दीपक, अगले सवाल से पहले मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि विष्णु लाटा को, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो सर्टिफिकेट भी दे दिया गया है। अमूमन काउंटिंग के बाद जो प्रोसीजर होता है उसे फॉलो किया जा रहा है, और वही लेटर वो मीडिया के कैमरे को दिखा रहे थे। इसका मतलब ये है कि अब जयपुर के मेयर विष्णु लाटा होंगे। लेकिन दीपक, इंटरेस्टिंगली अभी तक बीजेपी के कुछ दिग्गज चेहरों ने आपसे भी बातचीत में कहा कि कार्रवाई करेंगे, उन्हें पार्टी लाइन से इतर नहीं जाना चाहिए था। न केवल वो पार्टी लाइन से इतर गए बल्कि कई लोगों ने पार्टी लाइन से इतर वोट भी दिया है बीजेपी के पार्षदों ने विष्णु लाटा के समर्थन में। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन आ गई है बीजेपी के लिए कि वो क्या करेंगे। निश्चित तौर पर देखिए, निश्चित तौर पर स्वप्निल, बीजेपी ने एक तरीके से जो फैसला किया था उसके खिलाफ विष्णु लाटा ने जाकर नामांकन अपना दाखिल किया। उसके बाद में वो जीत भी गए। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए एक बड़ी पसोपेश की स्थिति हो गई, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता यहाँ पर बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी की जीत का दावा कर रहे थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और ऐसे में बीजेपी के सामने बड़ी विकट स्थिति यहाँ पर हो चुकी है, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो नेता हैं या कई बड़े जो नेता हैं वो इस तरीके का दावा करते हुए नजर आए थे कि जिन्होंने बागी होकर ताल ठोकी है उनको वो यहाँ पर एक तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके की बातें भी वो करते हुए आ रहे थे। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता है, इस तरीके की बात भी की जा रही थी। तो ऐसे में बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर कोई खास ज्यादा ठीक स्थिति, बेहतर स्थिति नहीं है। विधानसभा का चुनाव बीजेपी आ रही, उसके बाद में उनके अधिकृत नहीं, लेकिन अगर ये कार्रवाई नहीं करते, मान लीजिए विष्णु लाटा या उन लोगों, उन पार्षदों के बारे में पता नहीं लगाते हैं जिन्होंने ऑफिशियल कैंडिडेट को वोट नहीं दिया है, और उन पर कार्रवाई नहीं करते, तो ये कोई करेक्ट मैसेज भी नहीं जाएगा।
देखिए निश्चित तौर पर क्योंकि यदि जिस तरीके से बात अशोक लाहौटी ने की या फिर दूसरे जो नेताओं ने की और ऐसे में यदि वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी के जो तमाम दूसरे पार्षद हैं उनके बीच में भी एक गलत संदेश तो निश्चित तौर पर जाएगा, क्योंकि कुछ पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग की जिसका फायदा विष्णु लाटा को यहां पर मिला, लेकिन जिन पार्षदों ने पार्टी की गाइडलाइन पर जाकर काम यहां पर किया तो उनके बीच यदि कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में निश्चित तौर पर स्वप्निल जिस बात का आपने जिक्र किया वो गलत मैसेज यहां पर जाएगा और ऐसे में पार्टी के सामने संकट की स्थिति ये होगी कि कल तक जो उसके खुद के अपने थे जिन्होंने आज पराये होकर चुनाव लड़ा उनके खिलाफ पार्टी कार्रवाई करती है या फिर जीत को वो जिस तरीके से जो जीत विष्णु लाटा की हुई है उसको वो पचा लेती है। तो ऐसे में इस पर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता उनके फैसले पर अब निगाह रहने वाली है। अच्छा, खास बात यह भी है कि कई दिग्गज चेहरे इस चुनावों को मॉनिटर कर रहे थे, जिनमें पार्टी में नंबर 2 या नंबर 3 के माने जाने वाले कुछ दिनों पूर्व तक अरुण चतुर्वेदी भी रहे। बहरहाल 2 मिनट में आपको रोक रहा हूँ। मैं हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी फैलाऊंगा और न किसी को फैलाने दूंगा। मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे गांव से, मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। मेरे ये विश्वास है कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण ये है कि वहाँ के नागरिक न तो गंदगी फैलाते हैं और न ही फैलाने देते हैं। मैं इस दृढ़ विश्वास के साथ गांव-गांव और गली-गली स्वच्छता मिशन का प्रचार करूंगा। मैं आज जो शपथ ले रहा हूं उसके लिए मैं 100 अन्य व्यक्तियों को प्रोत्साहित करूंगा, वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे देंगे। इसके लिए प्रयास करूंगा कि मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं विष्णु लाटा के समर्थक और उन्हें चाहने वाले, साथ ही जिन्होंने वोटिंग के दौरान उनका साथ दिया वो खुशी में है। और जो विकास में पिछड़ रहा था, जो सफाई में पिछड़ रहा था, जो पार्षदों के काम नहीं थे उसको अग्रहण करेंगे सबके सहयोग से। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, सफाई के लिए क्या एजेंडा रहेगा आपका? सब पार्षदों से बात करके जो समस्याएं बताएंगे तत्काल प्रभाव सब मिलकर निदान करेंगे। ये कोई अकेला का वो नहीं है कि मैं मेरे स्वयं के निर्णय से करूंगा, सभी पार्षदों के निर्णय से काम करूंगा। बीजेपी से जुड़े रहेंगे ये बीजेपी, मैंने अभी आपको कहा कि मैं कांग्रेस को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने मेरे को मत दिए हैं। बीजेपी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत सारे पार्षदों ने मुझे दिए हैं और इंडिपेंडेंट ने भी मुझे दिए हैं। मैं पूरे 90 पार्षदों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम सब एक हैं। अब जो चुनाव था वो समाप्त हो चुका, अब हम सब मिलकर जयपुर का विकास करेंगे। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का राज आ गया नगर निगम में। अब कांग्रेस का भी राज है, जब उन्होंने वोट दिया तो उनका भी राज रहेगा। सभी को साथ लेकर चलेंगे। लाटा का कहना है कि वो सभी को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन अब उनका सियासी भविष्य किस तरह का होगा उसे लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। हमारे सहयोगी दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आसानी से समझा जा सकता है, मोटे तौर पर कहें तो देखिए बीजेपी को ये तो अंदाजा था कि अगर हमारे यहाँ से कोई चुनावों में ताल ठोकता है तो कांग्रेस उसका समर्थन कर देगी, क्योंकि कांग्रेस अपने दम पर किसी कैंडिडेट को तो नहीं उतारने वाली थी। ऐसे में माना यह जाएगा मोटे तौर पर कि शायद सभी पार्षदों की नहीं सुनी गई या फिर एक बीच का रास्ता नहीं निकल पाया, कैंडिडेट सिलेक्शन में शायद थोड़ी सी चूक हो गई। स्वप्निल, निश्चित तौर पर इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि जो पार्टी है वो उसने जो अधिकृत प्रत्याशी तय किया उसमें शायद सभी पार्षदों की राय यदि ली जाती तो शायद इस तरीके की दिक्कत सामने नहीं आती।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पार्टी का जो फैसला था वो एक तरीके से थोपने जैसी स्थिति पर रहा। इस तरीके की जो पार्षद हैं वो चूंकि जिनकी संभावना जताई जा रही थी कि वो विष्णु लाटा के साथ जा सकते हैं बीजेपी के पार्षद, वो इस तरीके की बात भी कह रहे थे। हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने इस तरीके की बात नहीं की थी। तो ऐसे में उसका खामियाजा निश्चित तौर पर बीजेपी को और उनके अधिकृत प्रत्याशी मनोज भारद्वाज को यहां पर उठाना पड़ा है। और यही वजह है कि जो जानकारी मेरे पास अभी मिल रही है वो 45 वोट विष्णु लाटा को मिला है, 40 और जो 44 वोट हैं वो मनोज भारद्वाज को मिले और 1 वोट यहां पर खारिज हुआ है। तो ऐसे में उसका खामियाजा यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला है। और यदि बीजेपी की क्रॉस वोटिंग की यदि हम बात करें तो जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे कई ज्यादा बढ़कर बीजेपी की क्रॉस वोटिंग यहां पर बीजेपी के पार्षदों ने कर डाली है। लगभग यदि बात करें तो हम लगभग 17 के करीब जो क्रॉस वोटिंग है वो यहां पर हुई है और उसका फायदा यहां पर जो विष्णु लाटा है वो उठाते हुए नजर आए हैं। हालांकि जिस तरीके का जिक्र आपने शुरुआत में किया कि उनका सियासी भविष्य क्या होगा, उसको लेकर अब लगातार संशय की स्थिति है, क्योंकि विष्णु लाटा जो मेयर बने हैं, मेयर तो जरूर बन गए लेकिन अब उनका कार्यकाल काफी अल्प है। नवंबर तक जो नए इलेक्शन है वो यहां पर होंगे, तो ऐसे में अल्प कार्यकाल उनका रहने वाला है। लेकिन उस स्थिति में कांग्रेस के समर्थन से वो यहां पर जो मेयर हैं वो बने हैं, निर्दलियों का उन्हें समर्थन मिला है और बीजेपी के कुछ पार्षदों का समर्थन उन्हें मिल पाया है। तो ऐसे में जो स्थिति है वो उनके सामने, बीजेपी के सामने ये कि अब वो उन्हें अपनाती है या फिर जो कार्रवाई की जैसी स्थिति है वो उन पर करती है, ये लगातार अब जो निगाह है वो तमाम लोगों की उन पर बनी हुई है। यदि बात हम करें कि उनके सियासी सफर की, तो जैसा जिक्र मैंने पहले भी किया कि अब काफी कम वक्त बचा, जनवरी का महीना जल्द यहां पर खत्म होने की तैयारी में और नवंबर के अंत तक चुनाव जो है वो यहां पर हो जाएंगे और ज्यादातर समय जो है वो आचार संहिता में भी निकलने वाला है, लोकसभा चुनाव की, उसके बाद में निकाय चुनाव की आचार संहिता। तो ऐसे में काफी कम वक्त बचेगा उनके सामने और काफी चुनौती भी उनके सामने यहां पर रहने वाली है। लेकिन ज्यादा पार्षदों को यकीन उन पर रहा है, ज्यादा पार्षदों ने उन पर भरोसा जताया। ऐसे में नए जयपुर के मुखिया के तौर पर, शहरी सरकार के मुखिया के तौर पर जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। जी, इससे पहले जो मैं सवाल आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, देखिए दिन भर कई दिग्गजों ने माथापच्ची की है। सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी, ये एक ऐसा बड़ा नाम जिन्हें कुछ दिनों पहले तक पार्टी में नंबर 2 या नंबर 3 के पोजीशन पर माना जाता था और काफी वक्त तक वो प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में भी रहे हैं। अभी कयास तो ये भी चल रहे हैं कि बीजेपी में शायद नया प्रदेश अध्यक्ष आने वाले समय में बनाया जाए। इसको ये कयास तो हैं बहरहाल मार्केट में, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या इन चेहरों के मैनेजमेंट स्किल्स पर सवाल नहीं उठेंगे, वो भी ठीक लोकसभा चुनावों से थोड़ा ही पहले? स्वप्निल, निश्चित तौर पर हम सुबह से लगातार इस बात की बात कर रहे थे कि ये चुनाव सिर्फ जयपुर के नगर निगम के चुनाव के तौर पर इसे नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये परफॉर्मेंस लोकसभा चुनाव के हिसाब से भी देखी जाएगी। जब आप अपने पार्षदों को अपने बूते में नहीं कर पाए या फिर जो पार्टी के फैसले के समर्थन में नहीं कर पाए, तो मैं ऐसे में आपके आम मतदाता को किस तरीके से पार्टी के पक्ष में कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में, ये लगातार यहां पर सवाल खड़े होता है। क्योंकि महज बीजेपी के पास 63 जो थे पार्षद थे, उन 63 पार्षदों में यदि पार्टी उनको एकजुट नहीं रख सकी और उनके अंदर भी क्रॉस वोटिंग हो गई, तो निश्चित तौर पर अब पार्टी के सामने और पार्टी के उन रणनीतिकारों के सामने, पार्टी के उन नेताओं के सामने जो लगातार यहां पर रणनीति बनाते आ रहे थे, उनके सामने बड़ा चुनौती यहां पर खड़ी हो गई कि वो किस तरीके से इसको यहां पर एक तरीके से पेश करेंगे, उसको किस तरीके से यहां पर प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि सतीश पूनिया छात्र राजनीति से जो राजनीति के अंदर उन्होंने प्रवेश किया था, उसके बाद में बीजेपी में संगठन में वो रहे, पहली बार विधायक बनने, रणनीति बनाने में, बूथ मैनेजमेंट में, इन तमाम चीजों में उनको माहिर माना जाता है। अशोक लाहोटी छात्र राजनीति से आए, यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, उसके बाद में मेयर रह गए, उन्होंने भी यहां पर आकर मैनेजमेंट आखिरी वक्त में संभाला, वो फेल यहां पर साबित हो गए। इसके अलावा यदि हम बात करें, राजेंद्र गहलोत बड़ा नाम है, वो जोधपुर से, उनको पार्टी ने यहां पर चुनाव का प्रभारी बनाया, वो वहां पर 3 दिन तक जो बीजेपी के पार्षदों की बाड़ेबंदी हुई वहां पर मौजूद रहे, लेकिन उनकी बाड़ेबंदी और उनके जो मैनेजमेंट था वो यहां पर काम नहीं आया। उसके अलावा जो पार्टी ने यहां पर जिस तरीके से पार्षद जब वोट डालने के लिए नगर निगम पहुंचे, तो उससे ऐन वक्त पहले मेयर का जो चैम्बर है वहां पर मेयर चैम्बर में बैठकर पार्टी ने अपने पार्षदों को समझाया, लेकिन वो पार्षदों को जो उनको पार्टी के अनुशासन को लेकर जो घूट पिलाई गई थी, जो पढ़ाई गई थी, वो भी यहां पर काम नहीं आई और पार्टी में कहीं ना कहीं जो बगावत, जो फूट थी, वो यहां पर खुलकर सामने आ गई है और पार्टी के पार्षदों को एक बड़ा हिस्सा, बड़ा धड़ा यहां पर पार्टी के अधिकृत फैसले के खिलाफ यहां पर जाता हुआ नजर आया है। रिएक्शंस आ गए क्या? रिएक्शंस आए हैं?
स्वप्निल, अभी कोई रिएक्शन नहीं आया क्योंकि बड़े नेता यहाँ पर काउंटिंग से पहले यहाँ से अधिक संपन्न हो चुकी है। मतगणना में कुल जो 90 मत थे उनमें एक मत निरस्त हुआ। दीपक, मैं कुछ पलों के लिए रोक रहा हूं। श्री विष्णुदत्त शर्मा को 45 मत मिले और श्री मनोज भारद्वाज को 44 मत मिले। इस प्रकार एक मत से श्री विष्णुदत्त शर्मा विजयी हुए हैं और मेयर के पद पर निर्वाचित घोषित कर दिए गए हैं। चलिए, मैं दीपक हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। दीपक, देखिए, कुछ अखबारों में भी इस बात का जिक्र है कि विष्णु लाटा को मनाने के लिए यहाँ तक कहा गया कि लोकसभा में हम आपको अहम जिम्मेदारी, लोकसभा चुनावों में हम आपको अहम जिम्मेदारी सौंपेंगे, लेकिन वो नहीं माने। मैं डिस्कशन के उसी शुरुआती फैक्टर पर पहुंच रहा हूं जहां से हमने बातचीत शुरू की थी कि विष्णु लाटा का सियासी भविष्य किस तरह का होगा। एक तरफ बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दिए जाने का मोटिव पार्टी बना रही थी मोटे तौर पर, लेकिन अब बगावत किए, जीत गए और यह भी बता दिया कि कुछ बीजेपी पार्षद हमारे साथ हैं। कांग्रेस का भी उन्हें समर्थन यहां पर तो अब मिल गया। वो बोर्ड जब चलेगा तब चलेगा, कैसे चलेगा वो देखने वाली बात है। वहां पर तो राजनीतिक मजबूरियां आ जाएंगी, लेकिन ये वैसी स्थिति है कि न उगलते बने न निगलते बने बीजेपी के लिए। स्वप्निल, निश्चित तौर पर बीजेपी के सामने स्थिति कुछ ऐसी यहाँ पर हो चुकी है क्योंकि जिस तरीके से जो ये पूरे परिणाम आए वो अप्रत्याशित परिणाम इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि इसको पहले से कोई संभावना यहाँ पर नहीं देखी गई थी। अप्रत्याशित परिणाम ये सामने आए हैं और भले ही ये विष्णु लाटा के समर्थन में यहाँ पर आए हो, लेकिन पार्टी के सामने, बीजेपी के सामने बड़ी चुनौतियां इसने यहाँ पर खड़ी कर दी। जैसे हमने पहले भी बताया कि जो रणनीतिकार जुटे थे इस पूरे चुनाव को सफल बनाने में, बीजेपी को जिताने में, उन रणनीतिकारों की रणनीति यहाँ पर फेल हो गई। और इसके अलावा देखा जाए तो पार्टी के सामने लोकसभा चुनाव से पहले भी एक बड़ी स्थिति, जो विकट स्थिति है, वो यहाँ पर पैदा होती हुई स्वप्निल नजर आ रही है। हालांकि यदि विष्णु लाटा के सियासी सफर की या सियासी कद की या फिर उसकी बात करें तो जिस तरीके से आपने शुरुआत में भी यहाँ पर जिक्र किया था कि यदि पार्टी, जिस तरीके से पार्टी के कुछ नेता कार्रवाई के संकेत दे रहे थे, यदि वो कार्रवाई नहीं की जाती है तो पार्टी के अनुशासन में रहकर जिन लोगों ने वोट कास्ट किया तो उनके सामने बड़ी चुनौती ये होगी कि आखिर उन्होंने क्या अनुशासन की पालना करके क्या गलत कर दिया। तो ऐसे में अब बीजेपी के सामने बड़ी पसुपेश की स्थिति है कि आखिर वो क्या करती है। कांग्रेस के समर्थन से जिताए हुए मेयर को वो वापस अपनाती है, अपना बनाती है जो कल तक उसका खुद का था, या फिर उन्हें बाहर का रास्ता पार्टी से दिखाया जाता है। ये तमाम चीजें अभी तक लगातार जो है वो निगाहिनी चीजों पर बनी हुई है। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या यहाँ पर फैसला करती है, क्योंकि बीजेपी के सामने ये भी आसान नहीं होगा कि लोकसभा चुनावों से पहले कल तक जो उनका अपना हुआ करता था, जिसे उन्होंने एक तरीके से वो जो बागी हुआ वो मेयर बन चुका है, तो क्या उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए, ये भी बीजेपी के लिए आसान बात नहीं होगी। मैं मोटे तौर पर 3 या 4 पिक्चरों के डायमेंशन पर बात करना चाहूंगा दीपक, चूंकि सारे तस्वीरें आप वहां पर खुद देख रहे हैं। जितने भी पार्षद थे उन्हें एक साथ रिजॉर्ट से यहां पर मतदान के लिए लाया गया। जब यहां पर सारे पार्षद पहुंच गए तो मतदान के पहले क्या ऐसे धड़े नजर आ रहे थे कि बीजेपी के पार्षद जाकर विष्णु लाटा के साथ भी खड़े हुए हों? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मतदान के बाद और अब नतीजे घोषित होने के बाद इन तीनों तस्वीरों के अपने अपने मायने होंगे। क्या अभी जब ऐलान कर दिया गया उनके नाम का, वो कौन से बीजेपी के चेहरे हैं जो उनके साथ वहां पर खड़े नजर आ रहे हैं, ताकि देखिए पता तो चल ही जाता है। स्वप्निल, अभी इस तरीके के जो बीजेपी के जो पार्षद है वो यहाँ पर खुलकर सामने नहीं आए, क्योंकि वो मेयर के चैम्बर में मौजूद है। उनको जिस तरीके से वोट डालकर वो तमाम जो पार्षद है बीजेपी के वो वापस नीचे चले गए थे। दूसरी मंजिल पर ये सभासद भवन है जहां पर ये वोट यहाँ पर डाले गए थे। यहाँ पर अभी जो उनके साथ में जो प्रस्तावक बने थे वो पार्षद मौजूद हैं। इसके अलावा जो निर्दलीय पार्षद हैं जिन्होंने समर्थन किया वो यहाँ पर मौजूद है, और इसके अलावा कांग्रेस के पार्षद भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि कौन से धड़ा था जो उनका समर्थन कर पाया बीजेपी का, तो ऐसे में अभी उनको लेकर ज्यादा खुलकर, क्योंकि उनकी पहचान साफ तौर पर उजागर नहीं हो सकती है, लेकिन पार्टी अब उन्हें एक तरीके से चिन्हित करने की कोशिश करेगी, उनकी तलाश करने की कोशिश करेगी आखिर बगावत किन्होंने की। क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके की बीजेपी के सामने या बीजेपी के बड़े नेताओं के सामने भी बातें सामने आई थी कि मेयर पद को लेकर जो लॉबिंग पार्षदों में तेज हुई है उसमें कुछ। धन्यवाद सबका, फोर्थ स्तंभ का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके सहयोग से मेरा जो नाम किया, काम किए, उनको आगे बढ़ाया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार। सभी चैनल्स का, सभी वीडियोज जो वापिस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, वो घर की बात है।
काबिज हो चुके हैं। उन्होंने मनोज भारद्वाज को हराकर एक बड़ी यहाँ पर जीत हासिल करी है। हमारे साथ में विष्णु लाटा, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आप अब महापौर बन गए हैं और एक शहर के अब जो मुखिया हैं उसके ऊपर आप काबिज हो गए। धन्यवाद, आभार, आप सभी का बहुत बहुत आभार। तो किस तरह की अब आगे के कामकाज की रहेगी, क्योंकि 90 पार्षद थे और उसमें से आपको 45 वोट मिले हैं और 44 वोट मनोज भारद्वाज को मिले हैं। एक वोट से आप जीते हैं, लेकिन आपने किस तरह की आगे का काम कार्य सीढ़ी रहेगी? देखो, वोटों की लड़ाई तो समाप्त हो गई। जो नगरपालिका अधिनियम है उसके तहत हमें राइट्स मिले हुए हैं और सब पार्षद मिलकर उसके तहत हम जयपुर का विकास करेंगे। सभी बाड़ाबंदी की गई थी, सभी पार्षद वहां पर मौजूद थे, लेकिन आपने अभी हमसे पहले ही न्यूज 18 से बात की थी कि 90 पार्षद मेरे साथ है। 90 पार्षद ही तो इसीलिए तो मेयर बनाऊं मैं। आप बताओ, इसीलिए मैं कह रहा था मैं बनूंगा। अब 90 ने बनाया, 45 ने बनाया, 40 ने बनाया, महापौर बन गया, मैं आपके सामने हूँ। तो अब किस तरह की रणनीति रहेगी, क्योंकि अब बीजेपी की तरफ आपका कदम रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी पार्षद हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया। हम सिर्फ जयपुर का विकास, चौमुखी विकास करना चाहते हैं, किसी भी पार्टी के मतभेद से नहीं, जनता को पूर्ण रूप से राहत देने के उद्देश्य से काम करेंगे निगम। सब ने आपको समझाइश भी की थी, लेकिन उसके बाद में बागी तेवर जा रहे हैं और आज अब नए वो बन गए। ऐसा कोई नहीं है, समझाइश हमारे पार्षदों ने करी है मेरे को। तो इन्होंने कहा भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें किसी का कोई संबल नहीं, आप लड़ो, हम आपको वोट देंगे, वोट देंगे सब। तो ये थे महापौर विष्णु लाटा, जो अब शहर के नए मुखिया यहाँ पर बन चुके हैं। और खासतौर पे आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने यह कहा है कि वो अब सभी जो 90 पार्षद उनको साथ लेकर यहाँ पर काम करेंगे, किसी में भी जो मतभेद है वो उनमें नहीं होगा। फिलहाल अब मान सकते हैं कि शहर के जो नए मुखिया हैं वो विष्णु लाटा बन चुके हैं। कैमरामैन दिलीप परमार के साथ। चलिए, और सहयोगी गोवर्धन भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुझे बताया जा रहा है कि उनके साथ मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मौजूद हैं। गोवर्धन, मैं चाहूंगा मेरी तरफ से आप खाचरियावास जी को बधाई दें, क्योंकि जो सियासी एनालिसिस होता है, पॉलिटिकल एनालिसिस, उसके हिसाब से तो कांग्रेस के लिए बधाई बनती है। बिल्कुल, देखिए, जयपुर मेयर के पूरे मामले में जो रणनीतिकार थे, कल ही जो विष्णु लाटा है उन्होंने प्रताप सिंह खाचरियावास जो परिवहन मंत्री है उनके साथ मुलाकात की थी और बाकायदा कांग्रेस ने उनको समर्थन दिया था। एक राजनीतिक रणनीति के तौर से जयपुर शहर में कांग्रेस की इसे एक बड़ी जीत माना जा रहा है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। खाचरियावास साहब, आखिरकार ये रणनीति जीती है या किस तरह से इस जीत को माना जाए, क्या प्रतिक्रिया? भारतीय जनता पार्टी ने बाड़ेबंदी की, घमंड दिखाया और ये कहा कि मनोज भारद्वाज हमारे बीजेपी के कैंडिडेट है, उनकी जीत तय है, हमारे पास पूरा मैंडेट है। मैंने इनको बीजेपी के लोगों को कहा था घमंड मत कीजिए, आपने जयपुर को बर्बाद कर दिया, आपने जबरदस्त भ्रष्टाचार किया, घोटाले किए, इनकी सरकार रही अब तक, और इनकी सरकार ने भी घोटाले किए, इनके मेयर रहे, उन सब मेयर्स को भी जवाब देना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज उनके वोट मिले 45 और शायद 44 मिले हैं, हमें एक वोट ज़्यादा मिला। हमने हमारे 25 वोट डाइवर्ट किए विष्णु लाटा जी की तरफ, जो इनके रिबेल कैंडिडेट के रूप में छोड़कर आए बीजेपी को, उन्होंने निर्दलीय फार्म भरा। हमने हमारा समर्थन दिया, हमने कह दिया था हमारा कैंडिडेट हम नहीं लड़ाएंगे, लेकिन बीजेपी को हम जवाब जरूर देंगे, हिसाब बराबर करना है। बीजेपी को हमें बताना है कि ज़्यादा घमंड मत कीजिए, आपकी पार्टी का अनुशासन वगैरह, आपके अंदर जो आप तानाशाही थोपते हैं, आप काम नहीं करते, आपके पार्षद आपसे खुश नहीं है, जयपुर की हालत खराब है, ये बीजेपी की बहुत बड़ी हार है। और हमारा मकसद कोई ये नहीं था कि हम कोई बीजेपी के सिर्फ बीजेपी को चुनौती दे था, हमारा मकसद था कि भ्रष्टाचार और घमंड को चोट पड़नी चाहिए। ये चोट है भ्रष्टाचार और घमंड पर। कांग्रेस की सरकार बनी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो, चाहे पूरी कैबिनेट हो, एमएलए हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता हो, हमने तो तय किया हाथ जोड़कर, जनता के बीच में जाकर, चौपाल पर जाकर, झोंपड़ी पर जाकर, चाय की थड़ी पर जाकर हाथ जोड़कर काम करेंगे, लोगों के मन की सुनेंगे, हमारे मन की नहीं कहेंगे। राहुल गांधी जी ने साफ कहा है कि अब जनता मालिक है, 18 घंटे काम करना होगा, तो हम तो कह रहे हैं जनता मालिक है। और नगर निकाय जितने भी राजस्थान के, उनमें हालात इन्होंने सिस्टम कोलैप्स कर दिया। जो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा वही कारण है कि बीजेपी के अंदर ही टूट हुई है जबरदस्त। मैं इतना कह सकता हूं कि बीजेपी को अब डायलॉगबाजी बंद करनी चाहिए। ये यहाँ पे नगर निगम में हारे हैं, पहले विधानसभा हारे, अब नगर निगम में इन्हीं के वोट इनके पार्षदों ने नहीं देकर रिबेल कैंडिडेट इनका खड़ा हुआ, और सारी स्थिति अब दिन पर दिन सामने आएगी। मैं इतना कह सकता हूँ ये जयपुर की जनता की जीत है। कांग्रेस के समर्थन से बीजेपी का उम्मीदवार हार गया और जो निर्दलीय चुनाव लड़ा वो जीत गया, तो इससे बड़ी बीजेपी की हार कुछ नहीं हो सकती। मैं इतना कह सकता हूँ कांग्रेस पॉजिटिव पॉलिटिक्स करती है, जयपुर के विकास के लिए सरकार कटिबद्ध है। जयपुर के हर व्यक्ति की आवाज़ सुनना,
आवाज को मजबूती देना, उसके मन के अनुसार काम करना, जयपुर में सफाई व्यवस्था को ठीक करना और ये सड़क विकास करना, ये सब तो सरकार करेगी कांग्रेस। प्रताप जी, ये जो पूरा रिजल्ट आया है, कहीं इसमें सरकार की भूमिका तो नहीं रही, या आपके साथ में जो मिले हैं तो टूट बीजेपी में जो हुई है उसके पीछे सरकार तो नहीं है? आप मुझे ये बताइए, आप खुद जानते हो कि मैं सुबह यहाँ पर आ गया था आज 9:30 बजे, मेरा खुद का क्वेश्चन लगा था, तब से लेकर अब तक खाना भी आज मैंने विधानसभा में खाया, मैं गया तक नहीं, अभी तक मैं नगर निगम नहीं गया, मुझे कोई होड़ लेने का शौक नहीं है और मैं हमेशा सदन में हूं। आज सदन में मैं जवाब दे रहा था, आप खुद ये तो ईटीवी देख रहा है, न्यूज 18 देख रहा है, मैं तो अभी तक सदन से ही नहीं निकला। सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार क्या कर सकती है? ये तो हमारे वोट है, वो तो अपने आप गिरने थे, हमने डलवा दिए, मेरे साथ जो निर्दलीय थे उन्होंने डाल दिए वोट। बाकी बीजेपी में टूट हुई है तो वो तो बाड़े से निकल के आए थे बीजेपी वाले, उन्होंने तो बाड़ाबंदी कर रखी थी, वो तो मिलने ही नहीं दिया किसी से बीजेपी वालों से, मेरे से तो बीजेपी वाले कोई मिले ही नहीं। एक व्यक्ति कोई मिला और उसके बाद ये सारा खेल हुआ, तो बीजेपी में तो अंदर खाते पहले से तय था कि ये झगड़ा होगा। तो आपने मनोज भारद्वाज जी को लड़ाया, बीजेपी के जो अधिकृत उम्मीदवार थे वो तो हार गए, तो बीजेपी को हार स्वीकार करनी चाहिए, जयपुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अब डायलॉगबाजी बंद करनी चाहिए। कई प्रलोभन के भी आरोप लगेंगे, क्योंकि बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया आई थी, कई नेताओं का कहना था कि ये यहाँ पर प्रलोभन देकर के ये सारा खेल किया जाए। बात बताइए, पहली बात, किसके पास तो क्या है, क्यों कोई प्रलोभन देगा? एक आदमी कह दे, मैं आज कह रहा हूं मेरे कृष्ण भगवान का इष्ट है, ठाकुर जी की तरफ हाथ करके कह रहा हूं कि मेरी तो इनसे किसी से मुलाकात ही नहीं हुई, ना और किसी की हुई, ना किसी के पास फालतू, मैं तो खुद वो आदमी हूं। ये बीजेपी वालों के तो पास माल बहुत है, उन्होंने बांटा हो तो मेरे को पता नहीं क्यों वो माल खींच के ले गए पूरे राजस्थान का, यहाँ किसी के पास कोई है नहीं, विष्णु लाटा जी जाने और उनके आदमी जाने। ये प्रलोभन का खेल नहीं है, ये तो सीधे सीधे वोटिंग हुई है ईमानदारी से, हमारे वोट हमने डाले हैं, तो इसमें प्रलोभन क्या, हमारे वोट तो हमने दे दिए उनको। अब उनके वोटों में क्या खेल हुआ है, उनके वोट क्यों टूटे हैं, वो तो विष्णु लाटा जी जाने, वो लोग जाने, हमने तो सिर्फ हमारे वोट डाले हैं, कांग्रेस के 25-26 वोट डाल दिए पूरे के पूरे। चलिए, अब जीत हो गई, अब जयपुर की जनता को आप क्या आश्वस्त करना चाहेंगे कि सरकार यहाँ पर डेवलपमेंट कराएगी? और दूसरा बड़ा सवाल, क्योंकि निर्दलीय मेयर हैं और जो बोर्ड है उसमें बीजेपी है, तो ऐसे में जयपुर के आप ये आश्वासन दे सकते हैं कि जयपुर के विकास में कोई बाधा नहीं अटकाई जाएगी? जयपुर में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कल भी नहीं आने दे रहे थे, हमें जीते हुए 1 महीना हुआ है, ये तो मैं जयपुर का बेटा बोल रहा है आज। जयपुर की जनता को तो कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, नगर निगम का बोर्ड किसी का भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर के प्रति तो कांग्रेस की सरकार की जिम्मेदारी है, जयपुर हमारी राजधानी है, जयपुर का मान सम्मान रखना ये मेरी भी ड्यूटी है। मुझे सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा आदरणीय अशोक गहलोत जी ने और सचिन पायलट जी ने जो दिया है, पीसीसी अध्यक्ष दोनों ने, और राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से जो हम सब की सरकार चल रही है, तो हम हमारी तरफ से जयपुर में कोई कमी आने ही नहीं देंगे, वो तो आप निश्चिंत रहिए। तो परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधा है, साथ ही यह भी भरोसा दिलाया है कि बोर्ड भले बीजेपी का हो, निर्दलीय महापौर हो, लेकिन दावा है कि जयपुर के विकास को लेकर के सरकार कोई अड़चन नहीं आने देगी। ये दावा किया है प्रताप सिंह खाचरियावास ने। अब आगे देखना होगा कि जयपुर नगर निगम का जो रोजमर्रा का कामकाज है उसमें क्या सुधार आ पाते हैं और क्या ये जो बदलाव है क्या डेवलपमेंट की ओर लेके जाता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। जी।